हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 8 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में योपोल जो कि मर चुका था उसका ब्लेड स्योमू ले लेता है और वो अपने सामने चीजों को बर्बाद होता हुआ देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे क्योंकि उसे भी पता है कि ऐसा ही कुछ होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। पर तभी अचानक स्योमू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी नजर जिन्मू के ऊपर पड़ी थी, जो कि बड़ी तेजी से यूना के सामने आ जाता है और उसके सामने ही रहकर हर हमले को रोकता है। और ये देखकर मुकेंग और स्योमू दोनों ही काफी हैरान थे। स्योमू तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये जिन्मू है जो कि शैडो की तरह मूव कर पा रहा है। जिन्मू फिर उसके हमले को रोकने के बाद खुद हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसको आता हुआ देखकर मुकेंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने उसकी मौत आ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, वो कोई आम लड़का नहीं है। उसके पास शेर की तरह बड़े बड़े दांत तो नहीं है, पर वो कुछ शेर से कम भी नहीं है। पर मुकेंग यहाँ पर हार नहीं मानता और जिन्मू के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से जिन्मू जाकर दूर गिरता है। मुकेंग फिर बताता है कि वो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो पूछने ही जा रहा था कि जिन्मू ने मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका बॉडी में एक बड़ा कट लग चुका है और उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। और वो सोचने लग जाता है कि आखिर जिन्मू ने उसके साथ ये कब कर दिया। यहाँ पर जिन्मू जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसे सांस भी लिया नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह भी यहाँ पर अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, तो वह भी क्या करेगा। मुकेंग वहीं पर सोच रहा था अनडाइंग फ्लेम्स ऑफ केओस की वजह से ही उसे ये बॉडी मिली है जो कि इमॉर्टलिटी के सबसे ज्यादा करीब है। इसलिए उसके बॉडी में कितने ही कट क्यों न लग जाए, कितनी ही हड्डियां क्यों न टूट जाए, वो हमेशा ही बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। पर मुकेंग को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर जिन्मू के दिए हुए हमले की वजह से जो घाव हुआ है वो आखिर हील क्यों नहीं हो रहा, जबकि दूसरे सारे इंजरी हील हो चुके हैं, जैसे कि सूजियोन के हमले की इंजरी। मुकेंग फिर जिन्मू के पास आ जाता है और उसको कुचलने की धमकी देकर पूछता है ये कौन से मार्शल आर्ट्स है और उसने ये कहाँ से सीखी है। मुकेंग फिर ये भी बताता है कि उस उन फाइट्स में ज्यादा मजा आता है जिसमें उसकी जान सही में खतरे में आ जाती है, पर उसे जिन्मू को मारने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है उसे मारने के लिए। ये सब देखते हुए यूना उसके ऊपर आकर हमला कर देती है ताकि जिन्मू को किसी तरह बचाया जा सके। पर मुकेंग उसके ऊपर इजीली हमला करके उसे साइड कर देता है और कहता है शायद तुम्हें पहले मरना चाह रही हो। और फिर वो यूना के ऊपर हमला करता है और फिर जिन्मू के ऊपर भी हमला करने जा ही रहा था, तभी उसके ऊपर कोई और आकर हमला कर देता है और इस तरफ सारिंग आ चुका था यूना को बचाने के लिए। मुकेंग यहाँ पर कह रहा था तो आप यहाँ पर आ गए, और ये थी विच ऑफ द व्हाइट नाइट ज्यूम यांग। यांग यूना का यह हाल देखकर मुकेंग को कहती है कि मुकेंग को कभी इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। तो मुकेंग बताता है कि साइलेंट नाइट ही थी जिसने कि उसे क्रिएट किया है। यहाँ पर सारिंग यूना से माफी मांगता है लेट होने के लिए। सारिंग यूना को देखकर सोच रहा था यूना को एक शांत दिमाग चाहिए जो कि हर समय पर अच्छे से डिसीजन ले पाए, जिस वजह से उसे 5 वर्ल्डली डिजायर्स एंड 7 ह्यूमनली इमोशंस को छोड़ना होगा। पर जिन्मू की वजह से यूना के मन में उसके लिए इमोशंस क्रिएट हो चुके हैं और इस वजह से ही आज वो इस हाल में है। पर सारिंग के हिसाब से यूना को कभी इस हाल में होना नहीं चाहिए था। और सारिंग मानता है कि मूरी वर्ल्ड में वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो कि अपने इनर एबिलिटीज को छुपाता है। और ऐसे भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट साइलेंट नाइट की मॉर्टल एनिमी है। सभी को लगा था कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर जिन्मू के पावर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा और वो आगे जाकर एक खतरनाक बिस्ट बन सकता है जो कि साइलेंट नाइट के आगे एक बड़ी थ्रेट रखेगी। इसलिए उसे अभी यहाँ पर मारना होगा और वो जिन्मू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी यूना आगे से आ जाती है और कहते हैं कि नहीं सारिंग रुक जाओ, उसने कुछ भी गलत नहीं करा है, ये सारी गलती मेरी है। यूना आगे बताती है कि वही यहाँ पर बिना परमिशन के रहने आई थी और जिन्मू ने उसे बिना कोई सवाल पूछे यहाँ पर रहने दिया, उसकी मदद करी और उसने रिटर्न में कभी कुछ नहीं मांगा। और ऐसा कुछ उसके लाइफ में पहली बार हुआ है जब उसे किसी ने इतनी काइंडनेस और अफेक्शन दिखाई है। सारिंग समझाने की कोशिश करता है कि जिन्मू अपने पावर्स को छुपा रहा था तो वो आगे जाकर फ्यूचर में ग्रेट थ्रेट बन सकता है। पर यूना बताती है कि जिन्मू ही था जिसने उसकी जान बचाई है और इसी वजह से सारिंग रुक जाता है और वो यूना को एक गॉडली पील ऑफ रिकवरी देता है जो कि घाव को हील करने में सबसे बेस्ट होती है। फिर हमें मुकेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था क्योंकि जिन्मू के हमलों के बाद से ना ही उसके घाव हील हो रहे हैं और ना ही अभी यांग की वजह से आए हुए घाव हील हो रहे हैं। यांग फिर बताती है कि पिछली बार मुकेंग सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि उसने छुपकर वार किया था, पर एक नॉर्मल फाइटिंग सिनेरियो में जब दोनों एक दूसरे के सामने से ही वार करते हैं तो मुकेंग जो कि अनडाइंग फ्लेम्स ऑफ केओस का इस्तेमाल करता है वो यांग के सामने कोई काम नहीं आएगी। और वो ये भी कहती है कि वो कभी उसे 2 बार हार नहीं सकती और बस ये कहते यांग मूनलाइट रोटेशन का इस्तेमाल करती है। मुकेंग बताता है कि उसे क्रिएट करने का बस एक ही रीजन है और वो है उन जैसे लोगों का शिकार करना, और वह मुकेंग द ग्रेट डीमन ऑफ केओस है, तो वो यहाँ पर हार नहीं सकता। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर ही हमला करते हैं और एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और इससे जिन्मू बेहोश हो गया था
पर उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि यांग उसके सामने ही खड़ी हुई है और मुकेंग यहाँ से जा चुका है। यांग जिन्मो को देखकर पहचान जाती है कि वही नॉर्दर्न हेविली सेट का उत्तराधिकारी है और उन्होंने अपने सामने उसके पावर को भी देखी जो कि वो कब से छुपाता हुआ आ रहा था। वो दिखाता था कि वो टाइगर का बच्चा है जो कि पूरा अकेला हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक फुल ग्रोन ग्रेट टाइगर बन चुका है और उन्हें ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि अगर उन्होंने जिन्मो को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे जाकर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो इसलिए उसे अभी यहाँ पर ही मार देना उचित होगा। पर तभी यूना अपने मास्टर के सामने आकर उन्हें रुकने को कहती है, पर यांग बताती है कि जिन्मो नॉर्दर्न हेविली सेट का उत्तराधिकारी है जो कि उनके मॉर्टल एनिमीज यानी जानी दुश्मन है। यूना बताती है कि जिन्मो को उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है और उसने इससे पहले ना ही कोई सवाल किया है और ना ही कुछ मांगा है, तो वह यहाँ पर अपनी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहती है। वो चाहती है कि यांग जिन्मो को कुछ भी ना करे, उसे छोड़ दे। यांग सोच रही थी कि यूना ने इससे पहले कभी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करी है और ये सब चेंजेस यूना के अंदर आई है जिन्मो की वजह से। यूना तो ये बो डाउन भी कर जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी यांग का फ्लैशबैक आता है जिसके बाद वो रिक्वेस्ट को मान जाती है, पर वो यूना को बताती है कि उसे भी अल्टीमेट टेक्निक सिल्वर लाइट ऑफ द आइस क्रिस्टल को सीखनी पड़ेगी। सार्युंग ये बातें सुनकर सोच रहा था कि मास्टर यांग जो कि इस टेक्निक को सिखाने के लिए कब से हेजिटेट करे जा रही थी, उन्होंने फाइनली एक्सट्रीमली डेंजरस टेक्निक को सिखाने के लिए हाँ कर दिया है। यूना फिर जाने से पहले वही पिल जिन्मो को देती है जो कि उसे सार्युंग ने दिया था। जिन्मो फिर यूना से माफी मांगता है अपने एम्ब्रेसिंग साइड को दिखाने के लिए, पर यूना उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उसे भी वापस जाना होगा। जाने से पहले यांग जिन्मो को वार्न करती है कि अगर वो फिर से कभी यूना के सामने भी आया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और वो ये भी कहते हैं जैसे जिन्मो उनके वार्निंग्स को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। उसके बाद यांग, यूना और सार्युंग वापस चले जाते हैं और जिन्मो कसम खाता है कि वह भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। फिर हमें सियोमो को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर पूरा ही सरप्राइज था। उसे ये तो पता था कि जिन्मो कोई आम लड़का नहीं है, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका लड़ने के स्किल को देखकर सियोमो को गूज़बम्प्स आ रहे थे क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिन्मो को भी ऐसा स्किल भी एक्वायर कर पाएगा, और उसे भी भरोसा हो गया है कि नॉर्दर्न हेविली सेट के ऑयल और स्ट्रेंथ को पास ऑन कर दिया गया है। पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उसने अभी तक अपने पावर को छुपा कर क्यों रखी। उसे तभी याद आता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा था उसे किसी का साउंड सुनाई दे रही थी जो कि उसे गाइड कर रहा था, और वो समझ आता है कि ये काम जिन्मो का ही था जो कि उसे गाइड कर रहा था। पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों करेगा। यहाँ पर जिन्मो उठकर जाने लगता है, जो देखकर सियोमो सोच रहा था वो कहाँ पर जा रहा है और उसका प्लान क्या है। जिन्मो जो कि सियोमो को कब से नोटिस कर चुका था उसे कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी यहाँ पर मार दो, ये सबसे अच्छा मौका है। पर सियोमो कुछ भी नहीं कहता और फिर जिन्मो चला जाता है टूटे हुए घर में जो कि थोड़ा बहुत बचा हुआ था। उसके कुछ दिनों बाद सियोमो साफ सफाई का काम करता है और जितने भी लोग मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार करता है। फिर 5 दिन बाद जाकर जिन्मो घर से बाहर आता है और वह बाहर आते उस पत्थर को अपने साथ ले लेता है जो कि उसे मिस्टर हुआंग ने दिया था। सियोमो से पूछता है कि क्या वो कहीं जा रहा है, तो जिन्मो बताता है कि अभी ये जगह रहने लायक नहीं बची है। सियोमो सोच रहा था कि जल्दी सेंट्रल हेविली एलायंस की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने, और उन्हें मुकेंग और साइलेंट नाइट के दोबारा आने की बात पता चल जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें जिन्मो के बारे में भी सब कुछ पता चल जाए। सेंट्रल हेविली एलायंस सबको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेगी, और सियोमो जो कि सबसे डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, पर क्योंकि वो यहाँ का सोल सर्वाइवर है तो उसे जितना ज्यादा हो सके जानकारी हासिल करने की कोशिश करी जाएगी। जिन्मो फिर सियोमो से पूछता है कि तुम अभी क्या करोगे, तो सियोमो बताता है कि उसे सेंट्रल हेविली एलायंस में कुछ काम है। पर जिन्मो से कहता है कि अगर सेंट्रल हेविली एलायंस में ऐसे अकेला वापस जाएगा तो सेंट्रल हेविली एलायंस उसे जानकारी हासिल करने के लिए उसे टॉर्चर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। सियोमो बताता है कि उसे ये बात पता है, और वह फिर कसम भी खाता है कि जिन्मो के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताएगा, और फिर वो अपने पिछले बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है। पर उसने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि नॉर्दर्न हेविली सेट के ग्रेट लीडर्स जिनको कि वो एडमायर करता आया है उनका वंश जैसा निकलेगा, उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। जिन्मो उसके बातों को समझता है और कहता है कि अगर वो भी उसकी जगह पर होता तो वो भी कुछ ऐसा ही करता, और जिन्मो उसे इसके लिए माफ कर देता है। और सियोमो से थैंक्स कहता है उसे माफ कर देने के लिए और पहले उसे सही दिशा दिखाने के लिए। जिन्मो कहता है अच्छा वो कुछ खास नहीं था। सियोमो तभी बो डाउन कर कहता है कि अभी से जिन्मो को अपने लॉर्ड के तौर पर ही स्वीकार करता है और वही उसके इकलौते लॉर्ड होंगे जिसके लिए वो अपने जान देने को भी तैयार है, क्योंकि सियोमो को दिखाई दे रहा है कि जिन्मो ही नॉर्दर्न हेविली सेट को रिवाइव कर सकता है। और इस एरा में जब सभी लोग झूठ का धोखे का सहारा लेते जा रहे हैं, बस जिन्मो यहाँ पर अकेला है जो कि सच का साथ देता है और उसके पास काम करने का स्ट्रॉन्ग विल भी है। जिन्मो फिर सियोमो को उठने को कहता है और उसे अपने कॉमरेड के तौर पे एक्सेप्ट करता है और कहता है कि आज से तुम मेरे फर्स्ट स्वॉर्ड बनते हो। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मिनरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।